नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा है कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे पश्चिमी की डेमोग्रेसी पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका असर यहाँ की डेमोग्राफी पर भी पड़ेगा और डेमोक्रेसी पर भी पड़ेगा। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान से सहमत नहीं हूं। बता दें कि यूपी की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनाने की मांग का मुद्दा गर्माता रहा है और एक बार फिर से इसकी मांग उठ रही है। मेरठ में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद सम्मेलन के आयोजन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ इस नए प्रदेश की राजधानी बननी चाहिए। क्रांति धारा पर हूं। 1857 की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मैं तो उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूं। इस बात को कहते हुए ज्यादातर लोग डरते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पर मैं थोड़ा कम डरूं और कम डरूं और ज्यादा बोल दूं। इसीलिए राज्य मंत्रियों मेरे साथ के बहुत ऊपर जा लिए, बहुत बड़े बड़े पदों जा लिए, लेकिन मैं चाहूं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70 से 80% है। आप यहां क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना के उसमें जोड़े जाए। ना अलग हाई कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं। मैं जानता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी कोई नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश बने। वहीं संजीव बालियान की मांग को एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अंतरात्मा की आवाज बताया है। राजभर का यह कहना है कि यह मांग पहले से चली आ रही है। एसबीएसपी की भी मांग है कि पूर्वांचल राज्य बने। अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने संजीव बालियान पर निशाना साधा है। एसपी प्रवक्ता का यह कहना है कि संजीव बालियान को अपना टिकट बचाना है और संगीत सोम की मानसिक स्थिति हार के बाद से ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का एक आंतरिक सर्वे कराया है जिसमें संजीव बालियान का काम वो औसत दर्जे का है। इसलिए संजीव बालियान इस तरीके के बयान देके अपने टिकट बचाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। जहां तक संगीत सोम के बयान का सवाल है, वो अभी चुनाव हुए जिसमें वो अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक से चुनाव हारे हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कह रहे हैं यूपी में आपका शासन है, जो करना है वो कर दीजिए। वहीं कांग्रेस नेता अजय लल्लू का यह मानना है कि बिहार में जाति जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टंट किया जा रहा है। कि एक नेता जो विधायक रह चुका है, जो विधायक रहा है, वो ये बोल रहा है और भारत सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि मैं चाहता हूं हरित प्रदेश बने। तो भाई चाहते क्यों, करो ना। केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रदेश सरकार तुम्हारी, पूरा बहुमत है तुम्हारे पास, बनाओ, हम स्वागत करेंगे। और अभी जातिगत जनगणना की बात देश भर में हो रही है। बिहार ने एक अनोखा कार्य करके पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और पहला राज्य बना है जिसने जाति जनगणना कराई। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो उन्होंने अलग राज्य बनाने की बात संजीव बालियान जी ने की, मैं समझता हूं कि ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है। और आप देख रहे होंगे कि उनके 2 पार्टी के नेता नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि हम बड़े, हम बड़े।
और बात करते एक और बड़ी खबर की। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती उत्साहित नजर आ रही हैं। बिहार सरकार की ओर से जारी जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से कुछ पार्टियां असहज हो गई हैं, लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की पहली सीढ़ी है। मायावती ने लिखा कि बीएसपी को खुशी है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में नया करवट ले रही है, जिससे मंडल विरोधी जातिवादी लोग अपने भविष्य के लिए परेशान हैं। मायावती ने यूपी सरकार से भी मांग की कि अब वो भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना शुरू करवा दे, और साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करवाकर पिछड़ों को उनका वाजिब हक दे। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के सभी लोग अंग्रेजों की नीति पर काम कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो। दिनेश शर्मा ने पलटवार किया मायावती के ट्वीट पर। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सारे लोग बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे कि लोगों में फूट डालो और अपनी सरकार बनाओ, राज करो। अब विपक्ष का सबसे बड़ा दुख क्या है विपक्ष को कि गरीब कल्याण योजनाओं के कारण जो वो जहर बोते थे जातिवाद और संप्रदायवाद का, वो जहर का असर खत्म होने लगा है। अब उसके कारण जो है वो नए नए चीजें चुनाव के आसपास वो लोग करेंगे। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री उनको बर्दाश्त नहीं है। एसबीएसपी की प्रवक्ता अरुण राजभर ने जाति जनगणना का समर्थन किया है। अरुण राजभर ने कहा कि जातियों की संख्या पता होनी चाहिए जिससे विकास में उनकी भागीदारी तय हो पाए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर भी उन्होंने समर्थन किया। समयों में देश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से वंचित तबका जो उपेक्षित है, अब तो पोल खुल गया ना कि अति पिछड़ों को हिस्सेदारी कौन लूट रहा है। पिछड़े वर्ग में जो मजबूत है वही आरक्षण का लाभ अकेले उठा रहे हैं। ये तो 3 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 जातियां अकेले आरक्षण का लाभ उठा रही हैं 27%, बाकी 79 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए इसीलिए तो कह रहे थे, रोहिणी आयोग की कमीशन लागू करने के लिए इसी बात को लोग कह रहे हैं। जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जाति धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहेब का संविधान है। जाति धर्म एवं लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेताओं को सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या फिर देश बड़ा है। इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। और भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है, सिंहासन बड़ा है या देश बड़ा है, राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है। और बात करते हैं सीएम योगी की, जिनका सोशल मीडिया पर जलवा है। इंस्टाग्राम पर सीएम योगी के 7 मिलियन फॉलोवर हैं। मुख्यमंत्री इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे अधिक फॉलोवर वाले नेता बन गए हैं। सीएम योगी के ट्विटर और फेसबुक पर भी रिकॉर्ड फॉलोवर हैं। सीएम योगी के फेसबुक पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और अब इंस्टाग्राम के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के इंस्टाग्राम पर भी 7 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। यूपी बीजेपी किसानों के लिए गांव-गांव परिक्रमा यात्रा निकालने की तैयारी में है। बीजेपी के इस अभियान का मकसद किसानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है। इस दौरान बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे और किसानों की समस्याओं को सुनेंगे भी। किसानों के मांग पत्र को लेकर उनकी मांगों को सरकार से पूरा कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार के कामों के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। इसके साथ ही योगी सरकार यूपी में गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा सकती है।
इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी कुछ प्रमुख सीटों पर अपने उम्मीदवार नवरात्र में घोषित कर सकती है। ये माना जा रहा है कि पार्टी पहले चरण में उन सीटों पर उम्मीदवार साफ कर सकती है जहां पर सैफई परिवार के चेहरों की दावेदारी के आसार हैं। मोदी योगी से मुकाबला है, विकास बनाम परिवारवाद का बोलबाला है और उन चेहरों पर भरोसा जो सैफई परिवार से है, जिनकी दावेदारी के आसार है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि जल्द से जल्द पहले चरण में 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और इन नामों में 5 नाम यादव परिवार से होंगे। समाजवादी पार्टी पहले चरण में उन सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है जहां सैफई परिवार से जुड़े चेहरों के दावेदारी के आसार हैं। हालांकि चुनावी लिहाज से कुछ अन्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी जल्द ही 10 से 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, जिसमें सैफई परिवार के भी 5 नाम शामिल है। जातीय जनगणना और पीडीए को चुनावी हथियार बना रही समाजवादी पार्टी की कोशिश उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को लीड करने की है, ताकि वो सीटें पहले सुरक्षित कर ली जाएं, जहां परिवार के सदस्यों को उतारा जा सके। यानी डिंपल यादव फिर से मैनपुरी से उम्मीदवार होंगी। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अक्षय यादव की फिरोजाबाद से उम्मीदवारी पक्की है। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से लड़ाया जा सकता है। मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, उससे पहले ही तय कर लिया गया है, ताकि सीट बंटवारे के समय मोल भाव वाले कंडीशन ना हो। उनके लिए केवल मैं और मेरा परिवार, इसके ऊपर उनका कोई विचार नहीं। आप देखते जाइएगा, वीआईपी सीट नाम होगा, अपने परिवार के लोगों की सीटें तय करेंगे। अखिलेश यादव जी, आपका वीआईपी कल्चर हमने देखा है। जब आप टिकट बांटने पे आप आ रहे हैं तो मुझे मालूम है कि अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, शिवपाल यादव जी, तेजपाल यादव, वो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और जो भी अन्य आपके बंधु बांधव हैं। दरअसल सैफई परिवार के चेहरों की सीट तय हो जाने से उन सीटों पर तैयारी का मौका मिल सकेगा और पारिवारिक एकजुटता का बेहतर संदेश भी जा सकेगा। वहीं अन्य सीटें जहां पार्टी उम्मीदें देख रही है या बीजेपी के बड़े चेहरों की जहां घेराबंदी करना चाहती है, वहां भी जमीनी तैयारी तेज हो सकेगी। इतना ही नहीं, इन सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर सपा गठबंधन साथी को भी संदेश देना चाहती है, क्योंकि अखिलेश 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सैफई परिवार के अलावा परंपरागत सीट अपने पास रखना चाहते हैं। बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस को सीट सेलेक्ट करने का वक्त नहीं देना चाहते हैं। यानी इस बार अखिलेश यादव की रणनीति अपने परिवार को सेट करने की है, ताकि परिवार के सियासी भविष्य को संवारा जा सके और परिवार की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।